राइट यूज प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डायनमो। डायनमो बोलते जनरेटर बोलते की मतलब है, ठीक है। डायनमो मतलब जनरेटर, इसका यूज प्रिंसिपल में से एक भी चीज गायब कर दी, नहीं लिखा आपने तो नंबर फिर से कटेंगे, ठीक है। नॉलेज होना एक अलग चीज है, जो सबसे जिसकी AIR 1 आती है उसको कभी भी मतलब जो है ना 80% उसकी बहुत ही कम आती है, रेयर केस में आती है, नहीं आती, 90 से नीचे ही रहता है। और जिस बच्चे की AIR 1 आती है CBSE बोर्ड में, वो बच्चा अगले साल ड्रॉप करता है, ऐसा एक साल भी नहीं गया उसका सिलेक्शन हो गया। वो CBSE बोर्ड का जो टॉपर होता है उसका इंटरव्यू देखना आप हर साल, उससे पूछा जाता है कि आपने CBSE टॉप किया, आगे क्या एम है आपका, वो कहेगा अभी तो देखता हूँ पेरेंट्स क्या कहते हैं, या फिर वो IIT नीट के लिए तैयारी करेंगे, वो बच्चा ये बोल रहा होता है, ठीक है। उसने तो मतलब वो बच्चा कभी उसमें कर ही नहीं सकता अच्छा परफॉर्म, क्योंकि ये तैयारी अलग है यार, ये चीज़ अलग है। अभी जो है मतलब जो है करते हैं, इसको समझते हैं क्या है। देखिए आप, ये डायनमो कैसे काम करता है, मतलब बिजली कैसे बनती है। देखो आप, ये एक सॉफ्ट आयरन की प्लेट है, आयरन की, क्या ये एक आयरन की सॉफ्ट आयरन की प्लेट है, ना कि सॉफ्ट प्लेट है। इतनी भारी होती है वो, इतनी मोटी प्लेट होएगी, इतनी लंबी चौड़ी होएगी, कई लोगों से भी नहीं उठेगी। रामखोर बोल रहा है सॉफ्ट प्लेट है, सॉफ्ट आयरन की प्लेट है। इस सॉफ्ट आयरन की प्लेट पे वायर लपेट दी, क्या लपेट दी इसके ऊपर, अरे वायर लपेट दी कि नहीं लपेट दी, इसका एक एंड इधर और एक एंड इधर, ठीक है। और इस वायर के साथ एक रिंग लगा दी, क्या लगा दी है किसको, और इसको स्लिप रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, स्लिप रिंग लिखोगे अच्छा लगेगा सामने वाले को, आपको टेक्निकल वर्ड्स पता है, सिर्फ रिंग लिखोगे तो ये वाली रिंग समझ लेगा कोई। इसके अंदर जो है ये स्लिप रिंग होती है, और यहाँ पे ब्रश होता है, क्या होता है ये रिंग से टच में है, ये इससे जो है ना जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ टच है। रिंग घूमेगी तो ब्रश तो वहीं का वहीं है, इसे परमानेंट अटैच नहीं कर रखा है, इसको जोड़ नहीं रखा है, यहाँ पे जोड़ रखा होता है ऐसे। तो ये जब ये घूमता ना तो यहाँ पे ये उलझ पुलझ नहीं हो जाता समझिए, उलझ पुलझ समझ गए यहाँ पे, कहीं नहीं समझे यार ना। अब सुनो, अरे यही तो समझ आया सर देखो ये परमानेंट जुड़ा तो क्या हो जाता है, ये मेटालिक ब्रश होते हैं ताकि करंट जा सके। अगर इनको वो रख दिया, ये सोच रहा गद्देदार ब्रश है, अबे गद्दी लगा दी इसमें तो करंट कैसे जा पाएगा, फिर मेटालिक ब्रश है। अच्छा, इसके साथ ये लोड रेजिस्टेंस जोड़ दे, जिसको जो मशीन जोड़ी इसको बिजली देनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ देनी है, इस रेजिस्टेंस को देनी है, ठीक है। इसको ये जो इसके ऊपर कोयल लपेट दी वायर, इसको बोलते हैं आर्मेचर कोयल। इसको तो इस मोटी जो आयरन की शीट थी इसको बोलते हैं आर्मेचर, और आर्मेचर के ऊपर ये जो वायर लपेट दी इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोयल। ऊपर क्या हो गया क्या खाली है, खाली नहीं है, मोटी प्लेट है यार, खाली क्यों है ये नॉर्थ पोल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और नॉर्थ पोल है, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और ये क्या यहाँ पे साउथ पोल है। अब फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताओ आप मुझे, जाएंगे। अब इसके साथ ये एक एक्सल लगा दिया, ठीक है जी, ये स्पोर्ट लगा दिया, ये बहुत ही मतलब एक लोहे की रोड है बहुत भारी, और यहाँ पे स्पोर्ट लगा दिए, और यहाँ पे टरबाइन लगा दिए ना, यहाँ पे पत्तियां निकली होती हैं इसके साथ, क्या निकली हुई है, लोहे की पत्तियां निकली हुई। अब सुनो आप, अब एक बात बताओ, जब आप इसे घुमाओगे टरबाइन को, जब आप टरबाइन को घुमाओगे तो ये आर्मेचर कोयल भी घूमेगी, घूमने से इसमें से बैठे रहना और 10 मिनट तक एक्स्ट्रा, मैं तो ये पूरा करवा के छोड़ूंगा आपको, ठीक है ना। सुनते रहो ध्यान से, 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा अभी। जब इसको आप ऐसे घुमाओगे तो आर्मेचर कोयल भी घूमेगी, तो इसमें से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज होगा, चेंज होगा ना। मतलब इसमें जैसे कि पहले तो ये ऐसे थी आर्मेचर कोयल, ये सॉफ्ट ये थी, जब ये तो फ्लक्स में भी मैक्सिमम है, घटते घटते क्या हो जाएगा, 0, बढ़ते बढ़ते घटते घटते फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे ने बताया था कि अगर किसी कोयल में से फ्लक्स चेंज हो रहा तो उसमें क्या आता है, अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कोयल में एक बैटरी लग जाएंगी, कोयल के अंदर बैटरी लगी, और वो बैटरी क्या चलाएगी फिर यहाँ पे करंट, तो इसको करंट मिल गया फिर एक प्रकार से, तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आती है। अब इसको लिखना कैसे है वो बहुत अलग है, ठीक है। सोचो कर लेंगे नंबर आएंगे 1.5-5 में से,
सिर्फ इतना कर लेने के बाद तो ठीक है ना। समझो आप, देखो क्या क्या लिखना है आपको। यूज, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसे? उस आर्मेचर कोयल को जब आप घुमाओगे तो यार वो आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा क्या? तो एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी हुई। समझ आ रही है बात आपको? प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फेरेडेज लॉज। फेरेडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यही तो थे, फ्लक्स अगर चेंज करे तो इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो वही तो लग गया इसके अंदर। अच्छा, ये डायग्राम बन गया, यूज प्रिंसिपल लिख दिया जी आपने। कोई शक किसी को? अब सुनो, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में तभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखो, ठीक है जी। एक तो इसकी 4 पार्ट, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपको बताना है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। एक बताना आर्मेचर कोयल के बारे में, एक स्लिप रिंग्स के बारे में, और एक ब्रशेज के बारे में बताना है। सबके बारे में तो 2-3 लाइनें लिखनी है। देखो मैं बताता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिटवीन विच आर्मेचर कोयल रोटेट्स। भाई इसमें 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनके बीच में आर्मेचर कोयल घूमती है, बस इतना लिखना है। अरे लिख दोगे नहीं लिख दोगे? अब सुन लो, आर्मेचर कोयल क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन शीट होती है, सॉफ्ट आयरन शीट होती है, ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉपर वायर आर वाउंडेड। इसके ऊपर बहुत सारी, लाखों की संख्या में कॉपर वायर इसी पर लिपटी हुई होती है। ये लिखना आपको। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं? स्लिप रिंग्स 2 एंड्स ऑफ आर्मेचर कोयल। जो आर्मेचर कोयल जो आपने ऐसे लपेटी थी, उसके जो दोनों एंड हैं वो कनेक्टेड है किससे? स्लिप रिंग से। ये रही स्लिप रिंग्स, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। दीज ऑल्सो रोटेट विद द रोटेशन ऑफ आर्मेचर। जब ये घूमेगा ना तो ये रिंग भी घूमेगी साथ में, ठीक है। ब्रशेज क्या होते हैं? देयर आर मेटालिक एंड फ्लेक्सिबल शीट्स। ये मेटालिक और फ्लेक्सिबल शीट्स हैं दोनों, एंड आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्लिप रिंग्स। दीज सप्लाई द वोल्टेज ऑफ द स्लिप रिंग्स टू द लोड रेजिस्टेंस। इन ब्रशेज की वजह से ही ये जो यहाँ से ये जो लेके सप्लाई लोड रेजिस्टेंस को मिलती है, इन ब्रशेज की वजह से। यार कोई डाउट है किसी के मन में? वर्किंग, लेट टर्बाइन इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड लेट एंगल रोटेटेड बाय इट इन द टाइम टी इज थीटा। मान लो घूम रहा है आर्मेचर कोयल, और मान लो टी टाइम में थीटा एंगल घूम गया। टी टाइम में कितना एंगल घूम गया, आप उसकी वैल्यू निकालेंगे न्यूमेरिकल की, इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है, उसका फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका डेरिवेशन करना पड़ता है इसकी वर्किंग के अंदर कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, NBA ओमेगा साइन। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो इसके अंदर इसका प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ से कि मान लो टी टाइम में थीटा एंगल घूम गया, तो फ्लक्स का पास के एक टर्न में से कितना फ्लक्स पास होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए? बी डॉट है, वो क्या लिख सकते हो आप? तो थीटा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी। अरे थीटा को क्या लिख सकते हो आप? अब ये तो एक टर्न में से पास करने वाला फ्लक्स था, तो एन टर्न में से कितना फ्लक्स पास करेगा? एन से मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने। अरे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? NBA। ये फेरेडे का सेकंड लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया फेरेडे का? माइनस d∅/dt। और फाई की वैल्यू क्या रख दिया आपने? NBA cos ओमेगा टी। NBA को बाहर ले लिया आपने, NBA को अंदर क्या है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे इसके इंटू ओमेगा भी करोगे, चेन रूल लगाओगे आप, तो यहाँ से प्रूफ होगा कि इंड्यूस्ड होता है NBA ओमेगा और आई इंड्यूस्ड। करंट इंड्यूस्ड क्या होगा? ई इंड्यूस्ड को आर से डिवाइड कर दो आप, आर से डिवाइड कर दोगे तो ये आई इंड्यूस्ड आ गया। ये डेरिवेशन करके दिखाना जरूरी है। अगर ये डेरिवेशन नहीं किया तो कितना ही लिखा हो ब्रूस रिंग रूंग, उससे नंबर नहीं मिलते, नंबर तो वही डेड आएगा फिर, ठीक है ना। इसका डायग्राम अच्छा बनाना बेहद जरूरी है। ये से ग्राफ बना देना, ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होता है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है प्लस NBA ओमेगा, और इधर लिख देना माइनस NBA ओमेगा। और यहाँ पे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बना देना, यहाँ लिख दोगे NBA ओमेगा बाय आर प्लस का, और यहाँ लिखोगे माइनस NBA ओमेगा बाय आर। ठीक है जी? यस सर।